हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वेल्थ क्रिएशन विद जेके। और गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे आपका जो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी कि ईएलएसएस या फिर आप इसको टैक्स सेवर फंड के नाम से भी जानते हैं, तो इसी टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जितने भी अपकमिंग वीडियोज आने वाले हैं वो आप मिस नहीं करेंगे। ठीक है। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे, पहले समझेंगे कि जो ईएलएसएस यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम जो है वो होता क्या है बेसिकली। देन गाइस, हम देखेंगे कि मतलब फीचर्स क्या है इस फंड का, मतलब ये जो आपका ईएलएसएस कह लीजिए या फिर टैक्स सेवर फंड कह लीजिए, इसका फीचर्स क्या क्या होता है। एंड देन गाइस, हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी फैक्टर या फिर बातें हैं जो आपको ध्यान देना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू ईएलएसएस। ठीक है। देन गाइस, अगर हम देखेंगे कि अगर आपने डिसाइड कर ही लिया कि आपको ईएलएसएस में इन्वेस्ट करना है, तो आपका इन्वेस्टमेंट करने का मोड क्या होना चाहिए, मतलब एसआईपी मोड के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर लमसम मोड के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड देन एट लास्ट हम लोग बात करेंगे इसकी जो हमारे ईएलएसएस है वो और अदर टैक्स सेविंग ऑप्शंस जो है अवेलेबल, इसमें एक कंपैरिजन करेंगे। ठीक है। और देखेंगे कि बेहतर कौन सा निकल के आ रहा है। ठीक है। तो गाइस, जब बात करते हैं आपका मतलब इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम होता क्या है, जो ईएलएसएस या फिर आप टैक्स सेवर फंड कह लीजिए, ये होता क्या है बेसिकली। ठीक है। तो गाइस, एन इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम और एन ईएलएसएस फंड इज द ओनली काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड एलिजिबल फॉर टैक्स डिडक्शन अंडर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 80C ऑफ द इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है। तो गाइस, ईएलएसएस जो है ये एक तरीके का म्यूचुअल फंड है जो बेसिकली टैक्स सेविंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है एज पर सेक्शन 80C ऑफ द इंडियन इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है। और यहाँ पे गाइस, आपको मैक्सिमम 150,000 यानी कि 1.5 लाख रुपए तक का आपका टैक्स में डिडक्शन मिलता है, जिसपे अगर आप मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि आप 30% के स्लैब में पढ़ते हैं, तो इन दैट केस जो आपका एक टैक्स सेविंग जो होता है वो अराउंड 46,800 का होता है। ठीक है। तो ये बेसिकली टैक्स पर्पस के लिए यूज किया जाता है, मतलब टैक्स सेविंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। अब गाइज, ईएलएसएस जो होता है इसका एसेट एलोकेशन कैसा होता है, तो गाइज इसमें मतलब ईएलएसएस को बोला जाता है कि ये इक्विटी ओरिएंटेड होना चाहिए। और इक्विटी ओरिएंटेड का मतलब ये होता है कि पोर्टफोलियो में एटलीस्ट 65% जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसका इक्विटी में होना चाहिए। तो यहाँ ईएलएसएस में भी ऐसा ही होता है कि ईएलएसएस म्यूचुअल फंड एसेट एलोकेशन इज मोस्टली 65% ऑफ द पोर्टफोलियो मेड टुवर्ड्स इक्विटी एंड इक्विटी लिंक्ड सिक्योरिटीज सच एज लिस्टेड शेयर्स या स्टॉक्स कह लीजिए। दे मे हैव सम एक्सपोजर टू फिक्स इनकम सिक्योरिटीज, लाइक जो डेट्स की बात करते हैं। These funds come with a lock-in period of 3 years and the shortest among all the Section 80C investment, मतलब Section 80C में जितने भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है अगर उसमें देखा जाए लॉक इन पीरियड का, तो ये जो ईएलएसएस है इसमें 3 साल है, जो कि सबसे कम होता है। ठीक है। तो गाइज, ये रहा आपका इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, मतलब होता क्या है बेसिकली इसके बारे में। अब गाइज, बात करते हैं आपका कि ईएलएसएस का फीचर्स क्या क्या होता है। ठीक है। तो गाइस, जैसे हमने बात किया कि ये टैक्स डिडक्शन के लिए यूज किया जाता है, मतलब टैक्स सेविंग के लिए यूज किया जाता है, जिसमें आपको 1.5 लाख तक का टैक्स छूट मिलता है अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इंडियन इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है। देन गाइस, इसका लॉक इन पीरियड 3 ईयर का होता है, मतलब ईएलएसएस फंड कम्स विद लॉक इन पीरियड ऑफ 3 ईयर एंड देयर आर नो प्रोविजन टू मेक अ प्री मैच्योर एग्जिट। ठीक है। ये 3 साल से पहले, मतलब 3 साल खत्म होने से पहले अगर आप चाहेंगे कि नहीं मेरे को बेचना है, सेल करना है, तो ये पॉसिबल नहीं है, मतलब आप बेच नहीं पाएंगे, मतलब लॉक इन पीरियड है तो है वो आप 3 साल के बाद ही उसमें से एग्जिट कर पाएंगे। ठीक है। Then guys, you can invest any amount in ELSS. There is no upper capping, while the minimum investable amount varies across fund houses. Across fund houses का मतलब है कि जितने भी लाइक HDFC, AMC है या फिर ICICI का है, मतलब या फिर आप निपोन की बात कर लीजिए, एक्सिस का बात कर लीजिए, तो ये सारे फंड हाउस है। और जो मिनिमम अमाउंट जो इन्वेस्टमेंट का है, मतलब 100 अगर एसआईपी करते हैं तो 100 पर मंथ हो सकता है या फिर 1000 पर मंथ हो सकता है। ठीक है। तो ये वेरी करता है मतलब फंड हाउस के अकॉर्डिंग, मतलब डिफरेंट फंड हाउस का डिफरेंट मतलब मिनिमम इन्वेस्टेबल अमाउंट हो सकता है। ठीक है। देन गाइस, ईएलएसएस फंड्स आर द ओनली टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट विद द पोटेंशियल टू ऑफर इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स।
मतलब सेक्शन 80C में जितने भी ऑप्शंस है अगर उसमें और इसमें कंपेयर करते हैं तो ELSS एक ऐसा ऑप्शन है जो कि आपका इन्फ्लेशन से बेहतर रिटर्न्स दे सकता है, मतलब इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है। बाकी जो है आपको एक तरीके से इन्फ्लेशन जितना होता है उसी के आसपास ही घूमता रहता है, बट ELSS आपको बेहतर रिटर्न्स देने का मतलब पोटेंशियल रखता है, ठीक है। देन गाइस, इन्वेस्टिंग इन ELSS फंड गिव यू ट्विन बेनिफिट ऑफ टैक्स डिडक्शन एज वेल एज वेल्थ क्रिएशन, ठीक है। टैक्स डिडक्शन तो आपको मिलता ही है सेक्शन 80C में, जैसे हमने बात किया। इसके साथ साथ ये नॉर्मल जो म्यूचुअल फंड होता है उसी तरीके से काम करती है और ये लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा खासा वेल्थ भी क्रिएट करके देती है, ठीक है। देन गाइस, नेक्स्ट पॉइंट है कि द पोर्टफोलियो ऑफ एन ELSS फंड मोस्टली कंसिस्ट ऑफ इक्विटीज व्हाइल दे हैव सम एक्सपोजर टुवर्ड्स फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज एज वेल। तो जैसे हमने बात किया कि एटलीस्ट 65% जो होल्डिंग होगा मतलब ELSS का वो आपका इक्विटी या फिर इक्विटी लिंक्ड मतलब इक्विटी लिंक्ड सिक्योरिटीज जो होगा वहीं पे होगा, ठीक है। बाकी रेस्ट हो सकता है आपका फिक्स इनकम सिक्योरिटीज यानी कि डेट्स में एक्सपोजर हो सकता है, ठीक है। तो गाइस, ये रहा ELSS का फीचर्स कह लीजिए या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए एक तरीके से, ठीक है। अब गाइस बात करते हैं आपका कि मतलब फैक्टर क्या क्या आपको दिमाग में रखने चाहिए, मतलब व्हाट आर द फैक्टर्स टू कंसीडर बिफोर इन्वेस्टिंग इन ELSS। अगर आप ELSS में इन्वेस्ट करने का प्लान कर लिया है, डिसाइड कर लिया है, तो कौन कौन सी बातें जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे मोटा मोटी देखा जाए तो 3 बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। एक तो इन्वेस्टमेंट होराइजन, दूसरा है आपका रिटर्न्स और तीसरा है लॉक इन पीरियड, ठीक है। तो अगर बात करें इन्वेस्टमेंट होराइजन का तो कहते हैं कि यू नीड टू हैव एन इन्वेस्टमेंट होराइजन ऑफ लॉन्गर देन 5 ईयर टू कंसीडर इन्वेस्टिंग इन ELSS फंड, ठीक है। द इक्विटी एक्सपोजर ऑफ ELSS फंड रिक्वायर्स यू टू हैव अ लॉन्गर इन्वेस्टमेंट होराइजन इन ऑर्डर टू मिटिगेट मार्केट वोलेटिलिटी, ठीक है। शॉर्ट टर्म में होता क्या है कि मार्केट कभी ऊपर जा सकता है कभी नीचे जा सकता है, मतलब वोलाटाइल रहता है। बट अगर आप इस मार्केट वोलाटिलिटी को बीट करना चाहते हैं या फिर इस रिस्क को मतलब जो वोलाटिलिटी का जो रिस्क है इसको अगर मिटिगेट करना चाहते हैं देन यू हैव टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्गर होराइजन, मतलब एटलीस्ट 5 साल या 5 साल से ऊपर आपको समय देना पड़ेगा, ठीक है। तभी ये आपके लिए अच्छे तरीके से काम करेगा। देन है गाइस रिटर्न्स, ठीक है। तो गाइस रिटर्न्स की बात करें तो सिंस ELSS एक तरीके से एक काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड ही है आपका, जो कि माने जो इक्विटी होता है उसमें इन्वेस्ट करता है मोस्टली, तो ये डिपेंड करता है मतलब इसका परफॉर्मेंस डिपेंड करता है कि इसने जिस स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है उसका परफॉर्मेंस कैसा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे कोई फिक्स या फिर गारंटीड रिटर्न्स नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए कहता है गाइस you need to understand that ELSS fund don't provide guaranteed returns as they are dependent entirely on the performance of underlying securities. However, having an investment horizon of longer than 5 years can provide higher returns than any other tax saving investment options, ठीक है। मतलब सेक्शन 80C में जितने भी ऑप्शंस है उसकी कंपैरिजन में ये बेहतर रिटर्न्स दे सकता है, प्रोवाइडेड कि आप 5 साल या 5 साल से ज्यादा के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो मतलब आपको एक लॉन्गर टाइम फ्रेम लेके चलना पड़ेगा, देन ओनली ये आपको एक बेहतर रिटर्न्स दे सकता है। टैक्स सेविंग प्लस रिटर्न्स दोनों ही बेहतर होगा यहाँ पे अगर आप कंपेयर करेंगे अदर टैक्स सेविंग ऑप्शंस जो सेक्शन 80C में दिया हुआ है, ठीक है। अब गाइस बात करते हैं लॉक इन पीरियड का, ठीक है। तो लॉक इन पीरियड का मतलब ये होता है गाइस कि आपने इन्वेस्ट कर दिया तो 3 साल, यहाँ पे 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, तो 3 साल तक का वो पैसा आपका लॉक हो चुका है। यू कैन नॉट एग्जिट, यू कैन नॉट विदड्रॉ, मतलब आप कुछ भी नहीं कर सकते। 3 साल के बाद ही आप कुछ कर पाएंगे उसको, मतलब एग्जिट कर पाएंगे, बेच पाएंगे। तो ELSS म्यूचुअल फंड कम्स विद लॉक इन पीरियड ऑफ 3 ईयर। योर इन्वेस्टमेंट आर मैंडेटरीली लॉक्ड इन फॉर 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड यू कैन नॉट रिडीम योर होल्डिंग अंटिल द कंप्लीशन ऑफ दिस पीरियड, ठीक है। ये जो 3 साल का जो लॉक इन पीरियड है इस दौरान आप बिल्कुल बेच नहीं पाएंगे, बिल्कुल लॉक हो जाएगा वो, ठीक है। वो 3 साल के बाद ही कुछ कर पाएंगे आप, ठीक है। अगर गाइस आपको फंड की बहुत ही रिक्वायरमेंट है और आपके पास ELSS पड़ा हुआ है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है इसके लिए कि आप ऐसा कर सकते हैं कि आजकल बैंक्स वगैरह ने काफी डिजिटल लोन्स वगैरह ऑफर करना शुरू कर दिया कि अगर आपके पास म्यूचुअल फंड है तो आप अपने म्यूचुअल फंड को प्लेस करके या फिर एज ए कोलेटरल रख के आप उसके अगेंस्ट में म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में ही मेरा एक फ्रेंड है, उसका कॉल आया कि भाई उसके पास मतलब ELSS में पैसे इन्वेस्ट किया हुआ है लेकिन उसने घर खरीदा तो उसके लिए पैसे चाहिए था, ठीक है। तो उसने मेरे से पूछा कि भाई क्या करे, मतलब ये तो हो नहीं रहा है, मतलब एग्जिट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बेच नहीं पा रहा हूँ। तो गैस जब तक 3 साल खत्म नहीं होगा तब तक आप बेच नहीं पाएंगे, तो कंफर्म है। बस जैसे मैंने बताया कि आप
इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि जो आपका ईएलएसएस में जो फंड पड़ा हुआ है या फिर जो म्यूचुअल फंड है ये, इसको आप एज अ कोलेटरल यूज करके आप बैंक से लोन ले सकते हैं। तो ऐसा कर सकते हैं, और जब आपका मान के चलिए जब 3 साल खत्म हो जाएगा तो आप वही पैसा लेकर आप पे कर दीजिए लोन, मतलब पे ऑफ कर सकते हैं। तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं अगर आपको फंड की रिक्वायरमेंट है तो, ठीक है। तो वैसे ये जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि 3 साल का लॉक इन पीरियड है, और 3 साल के दौरान आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपका फंड बिल्कुल ही लॉक हो जाता है, ठीक है। तो गैस ये रहा आपका मतलब वो तीनों पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखना चाहिए इफ यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन ईएलएसएस, ठीक है। मतलब इन्वेस्टमेंट होराइजन आपका थोड़ा लॉन्ग टर्म होना चाहिए, 5 साल या 5 साल से ऊपर का रिटर्न्स, मतलब कोई गारंटीड रिटर्न्स नहीं है यहाँ पे। बट अगर आप लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो जो अदर ऑप्शन है टैक्स सेविंग का, उससे बेहतर रिटर्न दे के जाएगा ये। एंड लॉक इन पीरियड 3 साल का है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अब गाइस बात करते हैं कि आपने, ठीक है, मतलब इन्वेस्टमेंट करने का एकदम फुल मूड बना लिया आपने, ठीक है। अब आप एकदम रेडी हैं कि नहीं भाई इन्वेस्ट करना है, तो अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा यार क्या करें, मतलब वन टाइम इन्वेस्ट करें या फिर एसआईपी के थ्रू करें, ठीक है। तो गाइस मैं तो लॉन्ग मतलब जो लमसम इन्वेस्ट वन टाइम जो इन्वेस्टमेंट होता है वो तो मैं कभी एडवाइज ही नहीं करूंगा करने के लिए, ठीक है। अब हमेशा सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है उसके थ्रू ही इन्वेस्ट करना ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए या फिर किसी के लिए भी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है एसआईपी, जिसमें बोलता है कि इन्वेस्टमेंट वाया एन एसआईपी इज एडवाइजेबल इफ यू आर नॉट विलिंग टू टेक हायर रिस्क, ठीक है। When you invest through an SIP, you get the opportunity of investing in a fund across business cycle, and this helps you get the benefit of purchasing the fund unit across market cycle। इसका मतलब क्या हुआ कि अक्रॉस मार्केट साइकिल का मतलब ये हुआ कि आप बुल फेज में भी बाई करेंगे, और अगर मार्केट गिरता है मतलब बियरिश फेज में आता है तो बियरिश फेज में भी बाई करते हैं आप, ठीक है। इससे होता क्या है कि आपका जो एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाता है। एंड एट द टाइम ऑफ बुल फेज, मतलब मार्केट का जब बुल फेज आता है उस केस में आपको प्रॉफिट बढ़ के आता है, ठीक है। तो इसीलिए एसआईपी जो है एक बेहतर ऑप्शन होता है आपके लिए अगर इन्वेस्ट करते हैं तो, ठीक है। तो गैस बात रहा है आपका एसआईपी का, ठीक है। अब बात करते हैं लमसम का। तो लमसम कब करना चाहिए? बेसिकली लमसम मतलब मैं एडवाइस नहीं करता हूं करने का, लेकिन लमसम आप तभी कर सकते हैं जब मार्केट एकदम बेयरिश फेज में बहुत ज्यादा गिर चुका है। जैसे में हुआ था कि भाई मैंने 12,000 12,500 से गिर के 7,500 पे आ गया, तो उस टाइम पे आप लमसम कर सकते थे, ठीक है। उस टाइम पे लमसम करके आप अगर साल 2 साल अगर अभी तक आपने होल्ड किया होता तो आपको बेहतर रिटर्न्स मिल सकता था। तो इस तरीके से जब मार्केट एकदम नीचे गिर गया हो, मतलब साइजेबल करेक्शन आ गया, इन दैट केस आप लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज लमसम एडवाइजेबल नहीं है, ठीक है। तो गाइस आपको कोशिश करना है, क्योंकि मार्केट अभी आज के डेट में देखो तो अभी लाइफ टाइम हाई के करीब में है, तो अभी तो आप बिल्कुल लमसम का तो सोच ही नहीं सकते। हाँ, अगर आप एसआईपी का प्लान कर रहे हैं तो आप एसआईपी के लिए कोई सा भी टाइम बेहतर ही होता है, आप कभी भी इन्वेस्ट करें एसआईपी में, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, प्रोवाइडेड आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, मतलब 5 ईयर, मोर देन 5 ईयर ऐसा होना चाहिए। तो गैस बात रहा है ये कि आपको मतलब लमसम से जाना है या फिर एसआईपी के थ्रू जाना है, ठीक है। तो गैस जब बात करते हैं कंपैरिजन का, मतलब जो ईएलएसएस एंड जो अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो दिया हुआ है सेक्शन 80C में टैक्स सेविंग के लिए, इन सारे ऑप्शंस में अगर कंपेयर करके देखें तो बेहतर कौन सा निकल के आता है, ठीक है। तो गाइस जो सेक्शन 80C जो पहला ऑप्शंस देता है वो है आपका फिक्स डिपॉजिट का, देन है आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड का, देन है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का, देन है आपका गाइस नेशनल पेंशन सिस्टम जिसको एनपीएस बोलते हैं। ये 4 हो गया, प्लस ईएलएसएस जो हम बात कर ही रहे, तो टोटल 5 हो गया। अब इस 5 में कंपेयर करके देखते हैं कि बेहतर कौन सा होता है, ठीक है। तो गाइस बात करें अगर हम फिक्स डिपॉजिट का, तो फिक्स डिपॉजिट का अगर देखा जाए तो जो इंटरेस्ट रेट जो चल रहा है फिक्स डिपॉजिट का वो 4 to 6% के आसपास में। अगर किसी बैंक में देखेंगे 4% होगा, किसी में 5% होगा, किसी में 5.5 होगा, तो किसी में 6 होगा, मतलब मोटा मोटी 4 to 6 के रेंज में चल रहा है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे जो लॉक इन पीरियड जो है वो 5 ईयर का है, ठीक है, 5 साल का लॉक इन पीरियड है इसमें। देन गाइस बात करते हैं कि जो इंटरेस्ट मिलेगा आपका फिक्स डिपॉजिट पे क्या वो टैक्सेबल होता है? तो यस, टैक्सेबल होता है वो आपको, मतलब जब भी जैसे एक लिमिट होता है और सर्टेन लिमिट के बाद वो आपको टैक्सेबल होगा। देन गाइस बात करें प्रोविडेंट फंड का, ठीक है। तो गाइस प्रोविडेंट फंड में जो रेट चल रहा है वो आपको पता ही है, वो 7 to 8% के आसपास में है पीपीएफ का। लॉक इन पीरियड गाइस यहाँ पे 15 साल का है, मतलब सबसे हाईएस्ट लॉक इन पीरियड, मतलब 15 साल तक आपके पैसे लॉक हो जाएगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते उस पैसे का 15 साल तक, ठीक है।
बात करें टैक्स ऑन रिटर्न्स का, मतलब जो 7 to 8% का जो इंटरेस्ट रेट मिलता है, क्या उस पर टैक्स लगता है? तो गाइज नहीं, ये टैक्स फ्री होता है। इंटरेस्ट भी टैक्स फ्री होता है और जो आप प्रिंसिपल अमाउंट लगाते हैं उसका टैक्स रिबेट तो मिलता ही मिलता है। तो ये थोड़ा अच्छी बात है कि आपको इंटरेस्ट पर टैक्स नहीं लग रहा है। तो इनके बात करते हैं एनएससी का, नेशनल सिविक सर्टिफिकेट का, ठीक है। तो यहाँ भी ऑन एन एवरेज 7 to 8% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। इसका लॉक इन पीरियड 5 साल का है, जो फिक्स डिपॉजिट का है उतना ही इसका भी लॉक इन पीरियड है, ठीक है। अब गाइस इसके जो जो 7 to 8% जो रिटर्न्स या फिर इंटरेस्ट मिल रहा है, इस पर टैक्स लगता है? तो जी हाँ, इस पर आपको टैक्स देना पड़ता है। अब गाइस बात करते हैं नेशनल पेंशन सिस्टम का, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन एन एवरेज जो आपका रिटर्न्स जो मिलता है वो अराउंड 8 to 10% का है, जो कि बेहतर है बाकी जो हमने 3 डिस्कस किया, एफडी, पीपीएफ या फिर आपका एनएससी है, इस तीनों से तो बेहतर है 8 to 10%। बात करें इसके लॉक इन पीरियड का, तो गाइस ये टिल रिटायरमेंट, जब तक आपकी रिटायरमेंट नहीं होगी तब तक इसमें से पैसे मिलेंगे नहीं, ठीक है। एंड देन गाइस बात करें टैक्स ऑन रिटर्न, जो 8 to 10% का जो इस पे एनपीएस पे जो रिटर्न्स मिल रहा है, क्या उस पर टैक्सेबल है? तो यस, टैक्सेबल है गाइस। तो गाइस जब बात करते हैं ईएलएसएस का, ठीक है, तो ईएलएसएस का ऑन एन एवरेज जो रिटर्न्स जो आ रहा है वो आपका 15 to 18% का है। और इसका लॉक इन पीरियड हमने ऑलरेडी बात किया कि ये 3 ईयर का है। जितने भी ऑप्शन है इसमें से सबसे कम है ये 3 ईयर। गाइस बात करें टैक्स ऑन रिटर्न्स का, तो पार्शियली टैक्सेबल है, मतलब इसका जो कैपिटल गेन होगा वो आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, वहां पे एक लिमिट है, अगर उसके ऊपर जाएगा तो आपको टैक्स देना पड़ता है। तो गाइस ये रहा बात आपका कंपैरिजन का। तो इस कंपैरिजन में भी देखा जाए तो रिटर्न के मामले में भी ईएलएसएस सबसे बेहतर दिख रहा है, लॉक इन पीरियड भी सबसे कम है। तो ये एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है आपके लिए अगर आप इन्वेस्ट ही करना चाहते हो। लेकिन हाँ गाइज, यहाँ पे थोड़ा रिस्क एसोसिएटेड है, क्योंकि ये मार्केट से लिंक होता है, इक्विटी मार्केट से, स्टॉक मार्केट से, तो इसीलिए ये थोड़ा सा रिस्की रहता है। अगर आप बात करें एनपीएस का, तो वहां पे कोई रिस्क नहीं होगा आपका, या फिर एनएससी की बात करें, या फिर पीपीएफ की बात करें, फिर एफडी की, तो वहां पे कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है आपका। लेकिन ईएलएसएस में देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं मार्केट से लिंक्ड है, इसीलिए यहाँ पे आपको रिस्क रहता है। बट हाँ, आप रिस्क को मिटिगेट करना है तो आप थोड़ा लॉन्गर पीरियड के लिए, लाइक 5 ईयर प्लस, मतलब लॉन्गर होराइजन के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिस्क भी मिटिगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस ये रहा बात आपका कंपैरिजन का, जिसमें बेहतर जो निकल के आ रहा है वो आपका ईएलएसएस ही आ रहा है, ठीक है। तो गाइस ये रही आज की बात है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। गाइस अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपका कि मतलब ईएलएसएस पे बात करेंगे कि टॉप 3 ईएलएसएस कौन कौन सा है जो आपके लिए बेहतर हो सकता है अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो हम लोग बेसिकली कंपेयर करेंगे, डिटेल कंपैरिजन होगा, एंड देन विल ट्राई टू फिगर आउट कि तीनों में से बेस्ट आपके लिए कौन सा है, जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गाइस अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जो अपकमिंग वीडियोज है वो आप बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।